दोस्तों मैं पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ये होने वाला है। साइंस जो कर ही नहीं सकता। लेकिन साइंस की टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, आप वैमानिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, राइट ब्रदर्स को आप क्यों इंतजार कर रहे थे? नहीं, कोई इंतजार नहीं क्यों कर रहे थे जब आपके पास वैमानिक शास्त्र था? क्यों जबरदस्ती ग्लोरीफाई करते हैं आप लोग? और ये भी टेलीपैथी और बाकी सारी चीज़ों को साइंस अभी तक समझ नहीं पाए काम कैसे करती हैं। इंटेंगलमेंट से काम करती हैं और अच्छा, इन्होंने बोला कि साइंस समझ नहीं पाई टेलीपैथी और ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन इंटेंगलमेंट से काम करती है और इंटेंगलमेंट खुद एक साइंटिफिक टॉपिक है। इसके अलावा ये भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है मेरे भाई, और एंड में आते आते तो ये हो जाता है। नहीं, कैसे एकदम भ्रष्ट वाली बात ये नहीं। आपको गुस्सा आ जा रहा है, आप स्पिरिचुअल पर्सन, आपको गुस्सा आ रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन, अरे ब्राह्मण को सबसे ज्यादा गुस्सा। मैं भी ब्राह्मण, मैं भी परशुराम के खानदान की हूँ, लेकिन आप गुस्से पे काबू रखिए। आप कैसे रिलीजन? तो आखिर कौन है ये डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर? क्या है इनकी बातें? क्या इनकी बातों में सही में कोई बुनियाद है या फिर ये ऐसे ही बातें करते रहे? आखिर इनको कितनी फिजिक्स आती है? आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इनको डिबंक करेंगे और कोशिश करेंगे कि एंड तक हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है श्री सुमिताचार्य जी महाराज। इनको बोला जाता है डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। क्यों, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट में अपने बारे में काफ़ी कुछ लिख रखा है। इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। जब मैं इनकी वेबसाइट की एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ मिली। ज़रा ये देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट में स्पिरिचुअलिटी और साइंस में क्या लिख रखा है। He is a prodigy refining astrology. By the age of 18, he did over 28 innovations and 75 innovations till now. Okay. In his class 7th, he published his research on theory of relativity and proved the second postulate of special relativity. क्या इनको postulate का मतलब पता है? Postulate को prove नहीं किया जाता है। पोस्टुलेट को एक एक्सियम की तरह लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम लोग ये एक्सियम लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेंगी और वो इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी। ये एक एक्सियम है, इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं, इसको हम लोग लेकर चलते हैं कि ये चीज़ सच होगी। वैसे ही आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स थे जिनको हम लोग लेकर चलते हैं। सो व्हेन ही इज सेइंग प्रूव करना, सो आई डोंट नो ये क्या समझ रहे हैं। या तो इनको पोस्टुलेट का मतलब नहीं पता होगा, और अगर इन्होंने 7th क्लास में ये चीज़ पब्लिश्ड की है बिकॉज ही हैज सेड द वर्ड पब्लिश्ड हियर, तो चलिए सर्च करते हैं कि क्या है। A few moments later. दोस्तों मैंने थोड़ी देर तक फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन इनका ये सो कॉल्ड पब्लिश्ड पेपर मुझे अभी तक कहीं भी नहीं दिखा। इनके नाम से नहीं दिखा, इनके किसी भी क्रेडेंशियल जहां पर इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है वहां कहीं नहीं दिखा। तो आखिर इनका पेपर एक्चुअली में है कहां पर? क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें तो बहुत अलग अलग टाइप की साइटेशन दे रखी है, चाहे उनके न्यूज़ इंटरव्यू हो जाए, उनका इंस्टाग्राम हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन इनका इतना बड़ा पेपर जिसमें वो एक पोस्टुलेट को प्रूव कर दे रहे हैं, उसका उन्होंने कोई लिंक नहीं दे रखा है। अगर आपको ये पेपर मिले तो ज़रूर भेजिएगा, मैं इसका डिटेल में एनालिसिस करूंगा। वैसे कुछ साल पहले कोई और भी अपने पेपर के बारे में बहुत बात करता था जो आजकल कर नहीं रहा है, आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों ये जो सो कॉल्ड प्रोडिजी ऑफ फिजिक्स है जिन्होंने 7th क्लास में अपना पेपर पब्लिश कर लिया, जो मिल नहीं रहा है, जरा देखते हैं कि इनकी फिजिक्स की नॉलेज कितनी है। श्वेता जया जी के साथ इनका जो पॉडकास्ट हुआ था, इन्होंने बहुत सारी चीजें बात की जिसमें उन्होंने फिजिक्स के अलग अलग टर्म्स बोले हैं। अब डिटेल में इनका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। अब जो साइंस कहता है, जो फिजिक्स का जो रूल कहता है, उसके अकॉर्डिंग दोनों जो बॉडी हैं उन दोनों के मासेस जितने ज्यादा होंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा वो असर उतना ज्यादा करेगा। हमारा डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन मास जो है वो समंदर की तुलना में 0 से भी कम है। किस तरीके से फिर ग्रह या चंद्रमा जो कि उपग्रह है वो हमारी बॉडी पे असर डालेगा और किस तरीके से उस असर से हमारी लाइफ प्रभावित होगी, ये बताइए। इसके लिए आपको और आगे साइंस पढ़ना पड़ेगा जी। आपने साइंस कहाँ तक कंप्लीट किया था? ग्रेजुएशन। आपको उसके लिए पीजी करना पड़ेगा। चलो मैंने पीजी कर रखा है, हश, मैं देख सकता हूँ, मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी दो कण कितनी भी दूर पे हो, चाहे हमारी गैलेक्सी में कोई छोटा सा पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल अगर उससे इंटेंगल्ड है और दूसरी गैलेक्सी में बैठा है, अगर इधर के पार्टिकल को थोड़ा भी रोटेट करेंगे दूसरा पार्टिकल वैसे ही रोटेट कर जाएगा बिना इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में जैसा ऑर्डर में यहाँ रोटेट किया गया। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है क्वांटम कंप्यूटिंग।
मतलब पहले तो मैं ये बता दूं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में रोटेट नहीं किया जाता है, उधर स्पिन। ये रोटेट मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आया है, क्योंकि क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए जनरली हम लोग दो पार्टिकल्स के स्पिन के बारे में बात करते हैं। जनरली अप स्पिन, डाउन स्पिन, ये सब बात करते हैं। वो दोनों स्पिन एक दूसरे की सुपरपोजिशन पे होते हैं। जैसे ही एक को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, दूसरे का स्पिन पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पर स्पिन का मतलब लिटरली स्पिन करना नहीं होता है। लेकिन ये बात उसको पता होगी जो कि फिजिक्स को डिटेल में समझेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल जार्गन्स में चला गया हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत है। लेकिन चलिए आके देखते हैं कि ये आगे क्या बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं आजकल, वो पूरा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। तो इंटेंगलमेंट से भी ज़्यादा एडवांस, आखिर वहाँ कौन सी फोर्स थी? आपने इंटेंगलमेंट से भी ज़्यादा एडवांस? वाह, चलिए देखते हैं क्या है इंटेंगलमेंट से भी ज़्यादा एडवांस। कहा कि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। यहाँ तो डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है। मास की बात करें, मास तो नेग्लिजिबल है, पार्टिकल है और इंटेंगल्ड है खाली एक दूसरे से, लेकिन किसी और गैलेक्सी में रखा हुआ है। यहाँ से एक लाइट को भी वहाँ ट्रेवल करने में हजारों साल लग जाए, इतने दूर रखा हुआ है। एक लाइट ईयर मतलब, ये भी बताना पड़ेगा, एक लाइट ईयर मतलब कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप उसी को ही कह रहे हैं लाइट को हज़ारों साल लग जाएगा। बेसिक यूनिट सिस्टम है ये। फिर भी यहाँ पे उसको चेंज करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली चेंज कर जाएगा उसी अवस्था में जैसे यहाँ किया गया है। वही प्रिंसिपल है। कई बार हम लोग ये करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं। लोग ये सोचते होंगे कि सूर्य भगवान तक कैसे पहुंच रहा है, उसका कैसे पहुंच रहा है। इसको इंटेंगलमेंट कहते हैं। जब आपने, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फंक्शन करता है, जिसको अभी तक साइंस समझ नहीं पाया। एक सेकंड पहले तो मैं यहाँ पर टोक देता हूँ। सूर्य चढ़ाना क्वांटम इंटेंगलमेंट रिलेट करे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है, नो डाउट, ये बहुत ही साइंटिफिकली एक तरह से इस्टेब्लिश चीज़ है। लेकिन कब होता है? पहले दो पार्टिकल्स को इंटेंगल्ड किया जाता है, फिर उन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोटे से हम जल चढ़ा रहे हैं और सन से इंटेंगल्ड हो गया। ऐसा तो मैं पत्थर फेंक रहा हूँ किसी कुत्ते के ऊपर, वो कुत्ता इंटेंगल्ड हो जाएगा, कुत्ता कुछ कर देगा। मैंने इतना बिजार एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये तो मैं फिर किसी भी चीज़ से इंटेंगल कर सकता हूँ। बोलने का मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया कि इंटेंगलमेंट कैसे हो रहा है। बस एक साइंस का टर्म सीख लिया और क्वांटम वर्ड आपको पता ही कि कितना होता है। बाय द वे, ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी जो बहुत चलता है, उसका एक पूरा रिसर्च पेपर है जो कि मैंने डिबंक कर रखा है इस वीडियो में, अब वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि क्वांटम इंटेंगलमेंट को ये लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसमें क्या लूपहोल्स हैं। टेलीपैथी और बाकी सारी चीज़ों को साइंस अभी तक समझ नहीं पाए काम कैसे करती हैं। इंटेंगलमेंट से काम करती हैं। और अच्छा, इन्होंने बोला कि साइंस समझ नहीं पाई टेलीपैथी और ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन इंटेंगलमेंट से काम करती है। और इंटेंगलमेंट खुद एक साइंटिफिक टॉपिक है। यानी कि वो फिजिसिस्ट जिन्होंने इंटेंगलमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि ह्यूमन बिहेवियर इस चीज़ से स्टडी कर लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना क्या दिमाग में लगता है ये एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है। इसका कोई ऐसा डेफिनेटिव आउटपुट नहीं आया, हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग इन दैट एरिया। ये यहाँ पर रैंडम साइंस का जार्गन ले रहे हैं, साइंस की लिमिटेशन बता रहे हैं, साइंस के ही जार्गन की वजह से। मुझे नहीं पता ये कौन से कैटेगरी की लॉजिकल फैलेसी है। एंगल्ड जो होता है, जब भी जो कहते हैं ना, ग्रह इंटेंगल्ड तरीके से काम करते हैं। जो अभी इन्होंने क्या बोला था, मास नहीं लगेगा, थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये छोटे पार्टिकल्स हैं। मुझे एक तरह से रिलीफ मिला था कि चलो ये समझ रहे हैं कि ये इतने मैसिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि क्वांटम फिनोमिना लगते छोटे स्केल के ऊपर हैं, बड़े स्केल पे नहीं लगेंगे। और छोटे स्केल पे भी तब जब बहुत ही ठंडा नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होगा। एक फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं क्वांटम डीकोहेरेंस। ये जो अभी क्वांटम कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे थे, इसमें क्वांटम डीकोहेरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटम सिस्टम होते हैं बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, तो कोई भी ऊपर से नॉइस, कोई भी पार्टिकल आके टकराएगा और वो डिस्टर्ब कर देगा। और ये रैंडमली दो प्लैनेट्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि फिजिक्स का तो आरआईपी हो गया यहाँ पर। तो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी नक्षत्रों में उपस्थिति हमारे साथ में इंटेंगल्ड है। अच्छा, अब ये इंटेंगल कैसे हुई ये नहीं बताएंगे, क्वांटम फिनोमिना इतने लार्ज स्केल में कैसे लग गया क्वांटम रूल को ब्रेक करके, ये नहीं बताएंगे। क्योंकि उन प्लैनेट्स में आने वाला चेंज या उनके नक्षत्रों में आने वाला बदलाव हमारे निजी जीवन में तुरंत प्रभाव करता है। ये इसका बेस है। हालांकि इसका बेस और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अभी साइंस को और डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। साइंस को और डेवलपमेंट, ये महाराज पूरा लेके बैठे हुए हैं।
साइंस के इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाले, प्लैनेट्स निकाले, क्वांटम इंटेंगलमेंट निकाले, लेकिन और समझने के लिए साइंस को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अभी क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसा लॉ अभी निकला हाल में 10 15 साल 20 साल पहले। 10 15 20 साल से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आइंस्टाइन इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1935 में उन्होंने अपना EPR पेपर निकाला था, ये नेचर में हिडन वेरिएबल्स होते हैं कि नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया पेपर है। अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल चीज़ों में जानना हो तो 1935 का आइंस्टाइन का पेपर देखिएगा, कितना पहले का पेपर है। ये कह रहे 10 15 साल। साइंस आगे का रास्ता छोड़- एस्ट्रोलॉजी को आप जितना जानती हैं, आप अपनी धारणा से जानती हैं कि एस्ट्रोलॉजी में रास्ता है नहीं है, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है। साइंस भी आपने पूरा नहीं पढ़ा है, साइंस आपने अधूरा आपने पढ़ा हुआ है। तभी आपने इंटेंगलमेंट जो मैंने बड़ा आराम से समझा दिया, क्वांटम लेकिन वो इंटेंगलमेंट से। साइंस उस मैंने साइंस इनसे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, और मैं बता रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं एकदम गलत है। चीज को नहीं मानता कि हमारी बॉडी पे किसी ग्रह का असर होता है। कैसे नहीं मानेगा साइंस? जब मैंने बोला एक छोटा सा पार्टिकल एक जगह पे रखा हुआ है, मतलब इस रूम में रखा हुआ एक छोटा सा पार्टिकल, दूसरे रूम में पार्टिकल रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से इंटेंगल्ड होकर के वैसा ही बिहेव करता है जैसे इधर के पार्टिकल को करवाया गया। बीच में कोई कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बिहेव वैसा ही कर रहा है एक पार्टिकल। और जब बात आती है पूरे प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट में कितने पार्टिकल्स? मिलियंस ऑफ पार्टिकल। अरे यार, क्वांटम डीकोहेरेंस, सुपर कंप्यूटर, ये क्वांटम कंप्यूटर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये चैट GPT पे सर्च कर लेते इसका आंसर तो इनको मिल जाता। और हमारे बॉडी के साथ में सिंक्रोनाइज्ड, जिस सिंक्रोनाइज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइज्ड? प्लैनेट के इफेक्ट में हमारा जन्म हुआ है, हमारा पूरा जीवन उस प्लैनेट के इफेक्ट से, उसके मूवमेंट से सिंक्रोनाइज चलता है और उसके सिंक में चलते हैं। वही है इंटेंगलमेंट। कोई नहीं है ये इंटेंगलमेंट, कोई बेसिस नहीं इस बात का। आई डोंट नो मैं ये पूरा पॉडकास्ट कैसे सरवाइव करने वाला हूँ। उस इंटेंगलमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत सारे रिसर्च करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने एस्ट्रोलॉजी को 20 साल पहले डिस्कार्ड कर दिया होता, आज इंटेंगलमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ तो एस्ट्रोलॉजी में होती है। एस्ट्रोलॉजी को हम लोग 200 साल पहले भी डिस्कार्ड कर सकते थे, 100 साल पहले भी डिस्कार्ड कर सकते थे, 20 साल पहले भी डिस्कार्ड कर सकते थे, और आज जब क्वांटम एंटेंगलमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तब भी उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो साइंस इस चीज़ को मानता है। जो अब हालांकि एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटेंगलमेंट काम करता है वो भी बताया गया। साइंस अभी तक ये जानता ही नहीं कि कैसे काम करता है। अच्छा, साइंस ये नहीं जानता कैसे है, लेकिन हमको ये तो पता है ना किन कंडीशन पे काम नहीं करता है, और जो कंडीशन आप दे रहे हैं उस पर वो कतई काम नहीं करता है। इसके अलावा एक दूसरा सवाल ये है कि 4 तरह के मेन फोर्सेस की बात फिजिक्स ने अभी तक की है कि ये 4 फोर्सेस हैं जो कि हमारे बॉडी पे असर डालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके उस अम्ब्रेला के अंडर आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स। वीक एंड स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब एटॉमिक फोर्सेस कह सकते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो जो है वो एक एटम तक ही उनका असर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑलरेडी हमने बात करी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी ग्रह के पास अपना नहीं है, ग्रह या उपग्रह के पास। वो सन से वो लेते हैं, और सन का जो उन पे रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन को जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो धरती पे आता है, यानी हम लोगों पे पड़ता है, और वो बहुत ही माइन्यूट होता है। इन चारों के पास अगर किसी भी ये जो हम ग्रह उपग्रह की बात कर रहे हैं, उनके पास अगर अपना कोई फोर्स वैसा है ही नहीं जो हमारी बॉडी पे असर डाल सके, तो फिर किस फोर्स की हम बात करते हैं कि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? चलो, ये आपको आज एक सही एस्ट्रोलॉजर मिला जो इसका आंसर करेगा। तो इसमें सही एस्ट्रोलॉजर मिला है। चलो ठीक है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सवालों की साइंटिस्ट की जरूरत है इस आंसर को करने के लिए, लेकिन अब साइंटिस्ट टेम्परामेंट से बताता हूँ फिर आपको। एक एस्ट्रोलॉजर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है और क्या रह गया है सुनने को। चलिए सुनते हैं। आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी है कभी? स्ट्रिंग थ्योरी बोल दिया, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर दी इन्होंने। यही सुनना रह गया था, एस्ट्रोलॉजी वाले अब स्ट्रिंग थ्योरी को ले आएंगे। नहीं याद नहीं पढ़ी होगी याद मैं आपको नहीं पढ़ी होगी श्वेता जी, क्योंकि ये बैचलर्स मास्टर्स के करिकुलम में नहीं आता है ये सारी चीज़ें। बताता हूँ। जब हम लोग धर्म में पढ़ते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से, उनके वेग से सब कुछ निकला था, पूरे ब्रह्मांड की रचना केवल साउंड से हो गई थी। धर्म में, एस्ट्रोलॉजी में पहले यही कहा जाता है, लेकिन जब साइंस में आता है ये चीज़, तो आता है कि 10⁻⁻22 साइज के स्ट्रिंग्स होते हैं। वाह। और वो स्ट्रिंग्स के ऊपर वाइब्रेशन होती है, और वही वाइब्रेशन रियलिटी है। मतलब वो स्ट्रिंग्स, इमेजिनरी स्ट्रिंग्स के ऊपर एग्जिस्टिंग वाइब्रेशन ही रियलिटी है। वही जो वाइब्रेशन है वही पार्टिकल्स बनता है, और पार्टिकल्स ही बाद में क्योंकि कोई पार्टिकल्स को आप टच नहीं कर सकते ना। अगर मैंने बोला कि ये 2 उंगलियों को मैं टच कर रहा हूँ, तो टच नहीं कर रहा। यहाँ पे
मैग्नेटिक रिपल्सन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मेरे सेल्स को कोई फोर्स रिपेल कर रही है। जो टचिंग इज नॉट एक्चुअली टचिंग, कोई एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करवा रहा। अगर टच होगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। Okay. तो यहाँ तो रिपल्सन है। तो ठीक उसी तरीके से क्या है कि स्ट्रिंग के ऊपर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन पार्टिकल के जैसा मैनिफेस्ट हो जाता है और मैनिफेस्टेड पार्टिकल्स बाद में अलग अलग रूप पकड़ते हैं, जैसे क्वार्क, बोसॉन्स, लेप्टॉन्स। Okay. और बाद में यही बनते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। आई एम प्रेटी इम्प्रेस्ड, ऑल्दो कुछ लूप होल्स थे एक्सप्लेनेशन में, बट समवॉट ही इज देयर। न्यूक्लियस और उसके बाद बाकी के ये जो सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, सब इन्हीं के वाइब्रेशन पर है। स्ट्रिंग्स हैं इमेजिनरी, यूनी डायमेंशनल, एक डायमेंशन का स्ट्रिंग है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम पढ़ते हैं हाँ, उसके उस अलावा सब की के आप बात साथ कर नहीं नहीं, उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर क्या उसकी संरचना कैसे हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो एक वाइब्रेशन है, ओनली द वाइब्रेटिंग थिंग, साउंड है वो। अरे यार, साउंड है, वाइब्रेशन, ये पता है वाइब्रेशन वर्ड इतना मिसअंडरस्टूड वर्ड है फिजिक्स का, मैं बता नहीं सकता। ये जो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये जिस तरीके से होता है, ये वाइब्रेशन को ये लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रिंग थ्योरी की जो उन्होंने बात की है, स्ट्रिंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है। क्यों थ्योरी नहीं है? क्योंकि वो टेस्टेबल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये थ्योरी, हाइपोथेसिस, इसमें क्या अंतर होता है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे अगर लगेगा कि नीड है। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि ये जो स्ट्रिंग थ्योरी का यूज़ कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को देने के लिए, इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि इट्स एन हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस को अगर हम लोग एक फैक्चुअली करेक्ट चीज़ भी मान ले तो भी इनकी बात इस्टेब्लिश नहीं हो रही है यहाँ पर। जो जितनी रियलिटी हमें दिखाई पड़ती है वो रियलिटी नहीं है, वो बस साउंड है। साउंड कहाँ से आ रहा है यार ये? और ये पूरा का पूरा एक पॉइंट पर ही टिका हुआ है। मतलब सारी रियलिटी बस एक इमेजिनेशन है और ये एक पॉइंट पर ही टिका हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुझे एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेज लाइए। गेस व्हाट, ये जो कह रहा है ना, ये पता है कुछ बहुत बढ़िया फिलोसोफर ऑफ फिजिक्स जो होंगे वो मोर और लेस कुछ लोग ऐसे कंक्लूजन पे आ सकते हैं फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न। लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या करने वाले पेपर के साथ है। और महाभारत में मान लीजिए कि ये जो प्रोग है हमारा शक्ति यंत्र, ये मान लीजिए अर्जुन है और मैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब ऐसे मैंने अर्जुन को रखा हुआ है तो अर्जुन मेरे बस कपड़े को देख पा रहा है, कपड़े को धागों को देख पा रहा है। मुझे दिखाने के लिए अर्जुन को डायमेंशन देना पड़ेगा। यहाँ लेंथ नहीं है ना, यहाँ पे लेंथ नहीं दिया मैंने अंतर इसको, डिस्टेंस का डायमेंशन नहीं दिया है, बिल्कुल सटा हुआ है मेरे में। तो ये मुझे महसूस नहीं कर सकता कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये देख सकता है कि एक छोटा सा, जितनी इसकी आँख मेरे कपड़े को छुई है, देख सकता है इतना ही छोटा सा हुआ है। लेकिन अब मैंने इसको दिया डायमेंशन, डिस्टेंस, ये हो गया दिव्य दृष्टि, एक नया डायमेंशन। डायमेंशन से दिव्य दृष्टि हो गई। अब वो पूरा देख सकता है। जहाँ वो एक छोटा सेगमेंट देख रहा था, वहाँ ऐसे अनंत सेगमेंट देख रहा है। लॉजिक पता है क्या है? दिव्य दृष्टि, अनंत दिशाओं में मैं फैला हुआ मुझे ये देख पा रहा है, जिधर देख रहा उधर मैं हूँ। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। इन्होंने क्लेम कर दिया ब्रह्मांड ऐसा ही है, कोई उसके पीछे का प्रूफ नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, बस ऐसा है। ब्रह्मांड में मेरी 7th क्लास में जो मैंने रिसर्च पब्लिश किया था, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड, कभी उसको पढ़िएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, प्लीज़ मुझे भेजिए वो पीडीएफ, मैं ज़रूर उसको डिटेल में एनालिसिस करना चाहूँगा। आपसे भी गुजारिश है, अगर आपको पेपर कहीं मिल जा रहा है तो मुझे सेंड करिए, मुझे ईमेल करिए वो पेपर। उस थ्योरी में मैंने समझाया था एक पेपर, इस पेपर में दो कोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कितनी हो सकती है। मान लीजिए ये पेपर जो है 25 सेंटीमीटर का पेपर है, तो दो कोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी कितनी होगी? जब आप उसको मोड़ेंगे तो वहाँ पे वो दूरी अपने आप जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, दूरी 0 होगी ना। पूरा ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है। अरे यार ये डोरेमोन वाला लॉजिक लेकर आ गए यार। मेरे पास पता है बोलने को शब्द नहीं है, इतनी गलतियां हैं यहाँ पर। मतलब कि पहली चीज़ तो इन्होंने जो अपना पेपर बताया था वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बताया था, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने पोस्टुलेट को प्रूव किया हुआ है जो कि अपने में सेंस नहीं बनाता है। अभी ये जो चीज़ बात कर रहे हैं ये स्पेस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, आई अज्यूम ये उस बारे में बात कर रहे हैं जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई है। जस्ट बिकॉज दोनों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम काइंड ऑफ रिलेटिविटी है। ब्लैक होल भी ऐसे ही काम करते हैं। ब्लैक होल तो क्या मतलब पूरा ब्रह्मांड ही, हर चीज ब्रह्मांड में जो है, जब बस बोल दिया, कैसे नहीं बताया। 5 डायमेंशन पे बात करेंगे ये तो जो किसी 5 डायमेंशन ग्लोब देख रहे हैं, वो ग्लोब भी उसमें हाँ, देशों के जो बीच में हमें दिख रही है बहुत ज्यादा, हाँ। तो वो कैसे फ्लाइट कम हो जाती है क्योंकि वो उसका सराउंडिंग किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कोई दूरी नाम का चीज होता ही नहीं है। अगर एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो जहां इसमें मैंने छेद किया और ये जो दूरी है ये सारी की सारी 0 हो गई। तो इसी इसमें डायमेंशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाना। यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस हुआ है?
ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये वर्म होल को एक्सप्लेन करने के लिए पॉपुलर साइंस पे किया जाता है, वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये साइंटिफिकली, लेकिन फिर भी इजी वे में समझाने के लिए पेपर को मोड़ दो, छेद कर दो, देखो कनेक्ट हो गया, वर्म होल बन गया। प्रकार से जो हम कहते हैं कि प्लैनेट्स हमसे दूर बैठे हुए हैं, दूर नहीं है, प्लैनेट हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग सब एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ इस लॉजिक से पता है क्या, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी हम पे इफेक्ट डाल रहे हैं, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब हम पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ये हमारे प्लैनेट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो पूरा यूनिवर्स ही ऐसे काम कर रहा है। हम ब्रह्मास्मि। यहाँ मेरा एक सवाल है, सबसे जो हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो सबसे ज्यादा असर फिर किसी प्लेनेट का पड़ना चाहिए तो वो अर्थ है। बाकी सारी प्लेनेट की चर्चा एस्ट्रोलॉजी करती है, अर्थ की चर्चा क्यों नहीं करती? फिर आप इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। Yes. फिर आपने दूरी को, जब आपने दूरी देखी कि सबसे ज्यादा अर्थ का पड़ना चाहिए सर, वो गलत हो गया है। क्योंकि अर्थ से तो हम चिपके हुए हैं, हम उसी पे चल वही तो मैंने बोला, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ वो मैं पे। समझ गई, लेकिन अभी तो उसकी दूरी है ना, अभी तो सबकी दूरी है। नहीं, दूरी नहीं है किसी की, सबके सब चिपके हुए हैं, सब एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं। और वही रीजन है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी उनके पैरामीटर्स हैं हमारे जन्म के समय में, वो चीजें हमारे जीवन को आजीवन प्रभावित करेंगी। यार एक बात बताओ, सब कुछ चिपकी हुई है तो बाय दैट लॉजिक हम लोग एक काइंड ऑफ जीरो डायमेंशनल पॉइंट होने चाहिए। आई मीन यही एक लॉजिक निकल रहा है, सब कुछ चिपके हुए, सब एक ही पॉइंट पे हैं हर तरीके से। तो या तो ये होगा या तो वो कोई इंटर डायमेंशनल कनेक्टेडनेस होगा, वही अगेन डोरेमोन वाला लॉजिक। चलिए ये भी मान लिया कि वो बिल्कुल हमारे से उतने ही चिपके हुए हैं जितनी हमारी अर्थ है, और जितना वो असर डालेंगे तो फिर हम उनका असर तो अपनी कुंडलियों में दिखाते हैं, अर्थ का असर क्यों नहीं दिखाते? देखिए कुंडली में हम शनि की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, अर्थ की बात क्यों नहीं करते? कुंडली में ग्रहों की बात की जाती है। तो क्या धरती ग्रह नहीं है? नहीं, धरती ग्रह नहीं है। कैसे? ग्रह का मतलब जो ग्रह है, धरती ग्रह है। हाँ। लेकिन जो ग्रहों की बात करते हैं हम लोग कुंडली में, वो ग्रहण लगाने योग्य जो चीजें हैं, धरती के अलावा जो ग्रहण लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। नहीं, जैसे तो चंद्रमा भी धरती ग्रहण, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेनेट है, तो उसकी planet वही उस होती है। कुंडली में क्यों नहीं होती? ट्रांसलेशन गलत हुआ है यहाँ पे, प्लैनेट को ग्रह कहते हैं, यही ट्रांसलेशन गलत है। आप ग्रह मान के चाहिए प्लेनेट नहीं, प्लैनेट को चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ये डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता होगा। मानेंगे, अगर ग्रह ग्रह मानेंगे तो ग्रह का मतलब होता है जो ग्रहण करने, ग्रह कहाँ से है, ग्रहण सबसे है, जिसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति हो, ग्रहण लगाने की शक्ति हो। तो ग्रहण लगता है किससे? शनि से लगेगा, चंद्रमा से लगेगा, सूर्य से लगेगा, मंगल से लगेगा। और आप मतलब ग्रहण का मतलब क्या है? मुझे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स पता है, वो जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बाकी का ग्रहण जो मैं समझ रहा हूँ वो बेसिकली मोर और लेस ये होना चाहिए कि सन के सामने लेट से जुपिटर आ गया तो वो ग्रहण हो गया, ऑल्दो वो पॉइंट लाइक हुआ, वो उससे इफेक्टिवली कोई लाइट नहीं इमिट हुई, लेकिन मुझे यही एक लॉजिक दिख रहा है उसका ग्रहण का मतलब ये हुआ, मार्स उसके सामने आ गया तो वो एक तरह का वो ग्रहण हो गया, जो कि लाइट वाइज हम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन मुझे तो यही सेंस दिख रहा है इस बात का। ये बृहस्पति से लगेगा, राहु से लगेगा, केतु से लगेगा। राहु केतु ये कहाँ से आ गया जब है ही नहीं? राहु केतु एग्जिस्ट करते हैं कहाँ हमारे exist? हमारे ग्रह प्रणाली में। राहु केतु कैसे exist एग्जिस्ट करते हैं जब वो है ही नहीं? हाँ, गुड पॉइंट। राहु और केतु अगर आप देखिएगा अब ये बनाएगा, इसके शक्ल से दिख गया ये कुछ आंसर बनाने वाले हैं। तो हमारे सौर मंडल में जितने हम लोग 9 ग्रह जानते हैं अभी, इनको वही बात है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का बात आ जाता है। मिला नहीं तो नॉमेनक्लेचर अब आ गया। पुराने लोगों ने इस हिसाब से नॉमेनक्लेचर थोड़ी दिया था कि आगे भविष्य में जाकर के नेपच्यून बुलाएंगे और प्लूटो बुलाएंगे। तो उनको क्यों इसकी जानकारी नहीं थी? सिर्फ जो अपनी आंखों से देख सकते थे उसी को उन्होंने ग्रह माना। नहीं, और जब कैसे जुपिटर को नहीं बाकी गैलीलियो लोगों ने जब पूरे ग्रहों के बारे में जब हमें पता चला कि हाँ हम नंगी आंखों से जितना देख सकते हैं उतना दुनिया के ज्यादातर लोगों को वो पता था, उतना ही आप हमने नंगी आंखों से बृहस्पति ग्रह देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, इनफैक्ट बहुत क्लियरली दिखता है, अच्छा खासा चमकता हुआ दिखता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गैलीलियो ने एक बेसिक सा टेलीस्कोप यूज करके ये जो जुपिटर है उसके सैटेलाइट्स भी देख लिए थे, तो वो नेकेड आई से भी विजिबल थे। पहले जो बोल रहे हैं आप उस चीज को समझिए कि जो नॉर्मल, हाँ बृहस्पति भी था उसमें शामिल, बिल्कुल। बृहस्पति दिखता है भी नंगी आंखों से। देखिए कुछ दिखता ऐसे है। उनके पास चीजें शनि थी, दिखता है। उतनी ही तक जितने की वो देख सकते थे, उन्हीं की आप चर्चा बताइए ना, शास्त्रों में भी है नहीं, और नहीं, कुंडली मैं में भी है। बताता हूँ, ब्रह्मा मुरारी लेकिन इन त्रिपुरांतकारी तीनों के बात बारे सुनिए। में अरुण वरुण यम, हाँ। जिसको कि हिंदी में जो कि अभी आप बोल रहे थे, तो इनके बाद जब ये नहीं दिखते थे, गैलीलियो के बाद ये दिखना शुरू हुआ, तब जाकर के इनको ऐड किया गया। तो फिर ज्योतिषी इस पर खामोश क्यों हो गए? इनकी चर्चा पहले क्यों नहीं? बताता हूँ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु, एक मंत्र बोलते हैं, इसमें सभी ग्रहों का नाम आ जाता है जिनके कारण ग्रहण लगता है हमारे सौर मंडल में।
अब क्या है कि ये जो सारे ग्रह हैं, मतलब जितने ग्रह अभी हम लोग जानते हैं सौर मंडल में, ये सब जो लिप्त हैं, ये सारे ग्रहों का इसमें नाम आ जाता है, जो कि गैलीलियो से बहुत पहले का बात है। जिस समय लोग ये तक सोचते थे, गैलीलियो तो बहुत पहले की बात होगी, आप 13th सेंचुरी में ला रही हैं। कॉपरनिकस 13th सेंचुरी। कॉपरनिकस पे लाएंगे। कॉपरनिकस ने मॉडल क्लेम करा था कि ब्रह्मांड में सूर्य जो है वो केंद्र होकर के सौर मंडल में, बाकी ग्रह उसके चक्कर काटते हैं। लेकिन यही जो पॉइंट है, हमारी कुंडली को जब आप देखिएगा, जन्म कुंडली को, तो सूर्य के बगल में बुध, बुध के बगल में शुक्र, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ग्रहों का, कौन किसके बाद बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली वही बैठा रहता है कुंडली में भी। और जहाँ तक रही बात की ये जो 9 ग्रहों का जब हम बात करते हैं, तो 9 ग्रहों का बार बार इसमें जिक्र रहता है, जो 9 ग्रह हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आसमान में जब आप तारों को देखेंगे तो कौन से ग्रह हैं और कौन से तारे हैं वो भी डिस्टिंग्विश करना ये आम लोगों का चीज़ नहीं है अभी। मतलब देख रहे हैं आप लोग ये कैसे बात को घुमाया जा रहा है यहाँ पर। उस समय अगर जो आप लोग क्लेम करते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ नहीं थी, जब नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो उस समय ये फिर इतना डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन हुआ कैसे, जिसको ऑब्जर्व करने में, क्योंकि बृहस्पति, जैसा कि श्वेता जी ने बताया, कि नेकेड आई से दिखता था और नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी पहले की जाती थी, उसकी वजह से हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन की वजह से हम लोग ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स आसमान में नहीं देख पाते हैं। लेकिन इमेजिन करिए आज से कई सौ साल पहले एकदम पिच डार्कनेस में कितना बढ़िया नाइट स्काई दिखता होगा, कितने सारे स्टार्स दिखते होंगे। मॉडर्न साइंस को 2000 साल लग गए। कैथोलिक साइंस, मैं कैथोलिक कर रहा हूँ, जो नहीं था उसको डाल दिया, जो था उसको नहीं डाला, ये कौन नहीं आ गया। राहु केतु, उनका कोई फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको तो डाल दिया कुंडली में। उनका असर भी बता रहे हैं कि इसका गर्दन कटा है, आपके ऊपर ऐसे असर डाल रहा है, ये वैसे असर डाल रहे हैं। और जो ऑलरेडी हमारे केतु क्या है? अच्छा, केतु कैसे नहीं है? केतु कैसे नहीं है हमारे सौर मंडल में? मैं बताता हूँ कैसे केतु है। केतु का सबसे ज्यादा मित्रता कहाँ होता है? बृहस्पति की राशि में केतु का मित्रता होता है। केतु कैसे एग्जिस्ट करता है वो समझिए। सौर मंडल में हालांकि अभी भी सारे के सारे ग्रहों को, डॉग प्लैनेट्स आदि को अभी भी सारा कैलकुलेशन किए नहीं है, या अभी तक पता नहीं है लोगों को कि कितने और भी हैं। अपने वाले सौर मंडल का अपने वाले लगभग पता है, लेकिन पूरा नहीं पता है। दूसरी बात और बताता हूँ, एक 2 ऐसे बेल्ट्स हैं हमारे सौर मंडल में, जैसे आप बता रही ना, राहु का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन राहु भ्रम पैदा करता है। राहु विशाल है और केतु जो सर्प के जैसा शरीर धारण करता है, ये दोनों में आप डिफरेंस समझिए। राहु का केवल सर है, भ्रम है, और केतु जो है वो सर्प के जैसा है। सर्प के जैसा क्यों दिखाया गया किसी ग्रह को? बाकी ग्रह से गोल गोल दिखाया गया, तरीके से दिखाया गया, केतु को सर्प के जैसा क्यों दिखाया गया? मतलब हमारे सौर मंडल में मंगल के बाद और बृहस्पति के पहले एक एस्टेरॉइड्स का बेल्ट पड़ता है। वो एस्टेरॉइड का जो बेल्ट है वो सर्प के जैसा है, पूरा एक चेन बना हुआ उसमें। कुछ भी, मतलब कुछ भी, वही है केतु। और वही है केतु। अरे यार क्या बताऊं मैं सही में। अरे मतलब ग्रहण फिर वो कैसे लगाएगा? अब ये बताइए, आपने तो अभी ग्रह की डेफिनेशन दी कि वो ग्रहण लगाता होगा। एक पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड बेल्ट जो इतने सारे डायमीटर में फैला हुआ है, वो ग्रहण कैसे लगा देगा फिर? जो सौर मंडल के बाहर एक आवरण सौर मंडल को घेरे रहता है, छोटे छोटे पत्थरों का, कॉमेट्स का। वो जो पत्थर है उसको कहते हैं काइपर बेल्ट। वो इतना बड़ा है कि अभी तक किसी ने काइपर बेल्ट को क्रॉस नहीं करा है। हमारे इवेंट होराइजन ने एक प्रोब गया था सौर मंडल के बाहर, उसे वाइजर कहते हैं, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ये सब कभी नाम की गलती हो जाती है बाहर जाने के लिए। काइपर बेल्ट के रीजन को अभी तक वो भी नहीं क्रॉस कर पाया। काइपर बेल्ट जो है वो माया का आवरण, जिसको कहते हैं राहु। मतलब अब ज़रा आप लॉजिकली सोच के देखिए, ग्रहण के लिए वो चीज़ से ग्रहण लग रहा है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। वो नेपच्यून से भी कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि अर्थ से सन तक के डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है नेपच्यून और काइपर बेल्ट जिसके बारे में बात करें, उसमें बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो ग्रहण कैसे लगा देगा? मतलब अगेन मुझे नहीं पता कितनी सारी लॉजिकल फैलेसी कमिट हो गई है, अदर देन द फैक्ट कि साइंस तो पूरी ही गलत है। कोई मिस्टिकल फोर्स की बात भी कुछ एस्ट्रोलॉजर करते हैं, आप मानते हैं? और वो क्या होता है वो जरा बताइए। कौन सी मिस्टिकल फोर्स? मिस्टिकल फोर्स किसी एक एस्ट्रोलॉजर को मैं सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे कि 4 फोर्सेस की, जैसे हमने भी चर्चा की, कि इसके अलावा कुछ मिस्टिकल फोर्स होते हैं जिसके बारे में साइंस को नहीं पता, और उसको बेस बना के एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की जाती है कि ऐसा। साइंस को अभी तो कुछ नहीं पता। अभी ब्रह्मांड, साइंस को कुछ है, सारे पॉडकास्ट में ये साइंस के ही टर्म ले लेके अपनी बात को प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं और कह रहे हैं साइंस को कुछ नहीं पता। फैल रहा है, ये तो साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो हमारा हम लोग पूजा में सबसे पहले ही बताते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन ब्रह्मांड फैल रहा है जब हम लोग कहते हैं श्वेत वराह पे, तो श्वेत वराह तो वही ना है कि ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है। तो वो तो पूजा में सबसे पहला स्टेप बोलते हैं। वही कह रहा हूँ कि जिसके पूजा का ही पहला स्टेप इतना साइंटिफिक। अच्छा, उसमें क्या होता है थोड़ा बताइए दर्शकों को। बता देता हूँ, पहले आपके मिस्टिकल फोर्स कौन से थे? तो पूजा साइंटिफिक होने का क्या मतलब है?
साइंस का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं रिगरसली। जो टेस्ट आता है उसका जो कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन को हम लोग पीयर रिव्यू करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई गलती नहीं हो गई है। इतने सारे मेथडोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग साइंस की बात करते हैं। सो व्हेन ही सेज कि पूजा साइंटिफिक है, तो पूजा साइंटिफिक होने का क्या मतलब होता है? क्या पूजा का हम कोई यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं? ब्रह्मांड फैल रहा है ये जानते हैं, ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है ये साइंस को नहीं पता। दूसरा बात ये भी है कि आई डिसएग्री विद दैट। फर्स्ट लेयर ऑफ वाई फिजिक्स के पास एक बेसिक आंसर है, डार्क एनर्जी हम लोग कहते हैं। एक्सपेंशन के बाद बहुत सारी एनर्जी निकली, उसकी वजह से एक्सपैंड हो रहा है। ये कुछ हमारे आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इस वजह से एक्सपैंड हो रहा होगा। कुछ जगहों पर कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जहाँ पे जितनी गति से ब्रह्मांड को फैलना चाहिए वहाँ उतनी गति से ब्रह्मांड फैला नहीं। वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है, ना ग्रेविटी से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वहाँ फैला क्यों नहीं। तो वहाँ डार्क मैटर और डार्क मैटर, पहले तो कुछ जगह डार्क मैटर 85% ऑफ द मैटर है डार्क मैटर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मैटर है डार्क मैटर। ये कुछ जगह नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, इनफैक्ट इंटायरिटी ऑफ द यूनिवर्स हम लोग इन अ वे कह सकते हैं। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि IIT कानपुर में जब मैं अपनी थीसिस कर रहा था प्रोफेसर भट्टाचार्य के साथ, तो डार्क मैटर ही मेरा रिसर्च टॉपिक था, और डार्क मैटर पे ये ऐसे बकैती कर रहे हैं। डार्क एनर्जी आ जाती है जिसको डार्क एनर्जी आ गई, चलो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस कोई फिनोमिना जिसके हमारे पास अभी तक बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है, बहुत सारे डिबेट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकता। ये बाय नेचर फिजिकलिस्ट है, यानी कि हम लोग हाइपोथेसिस बिल्ड करके, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, इन अ वे डिटेक्शन करके, इन अ वे हम लोग उस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। क्या अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए? नहीं। लेकिन क्या हमारे पास अलग अलग अप्रोच है? यस। डार्क मैटर को अकेले एक्सप्लेन करने के लिए 300 से ज़्यादा मॉडल है हमारे पास। अगेन बहुत ज़्यादा इन सब के बीच में डिबेट चलती रहती है, कॉन्क्रीटली हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मुंह उठा के बिना समझे बोल दे कि साइंस नहीं बता सकता, क्योंकि साइंस तो कुछ साल पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा था जो आज बता पा रहा है। से भी डीप चीजें हैं जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। So, है कि अभी 1% भी ब्रह्मांड का तो वही बात है, ये जो चीजें हैं ना, जो ज्योतिष है, स्पिरिचुअल चीजें हैं, फिजिकल वर्ल्ड से स्थूल चीज है नहीं कि आप इसको फिजिकल तरीके से देख पाएं और फील कर पाएं। प्यास लगती है, क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट फिजिकल मैटर में होता है, उसकी मदद से कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइज होते हैं पार्टिकल, उसकी वजह से लगता है। आपने पूरा का पूरा फिजिकलिस्ट तरीका बताया, आपने कोई मिस्टिकल तरीका नहीं बताया, कोई मेटा जाके चीज़ें नहीं बताई हैं। तो बाय डेफिनेशन, बाय योर ओन लॉजिक, ये सारे फिजिकल प्रोसेस ही आपने बताए हैं। के अंदर डार्क एनर्जी आ गया, कोई आध्यात्मिक ताकत है जिसको हम नहीं जानते हैं डार्क एनर्जी कोई आध्यात्मिक ताकत नहीं है जो रोक रही है, या डार्क मैटर आ गया, ये सब चीजें आ गई, जिसको डार्क शब्द दे दिया गया। डार्क क्यों है? क्योंकि अब वो अव्यक्त हो गया साइंस के लिए। कोई अव्यक्त नहीं हो गया है साइंस के लिए, उसे फैंसीफुल दे दिया जाता है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड का कोई पार्टिकल है, वो एक एडिटर की मिस्टेक थी कि गॉड डैम में डैम हटा दिया और वो गॉड पार्टिकल रह गया। एक मायोराना पार्टिकल होता है जिसे बोला जाता है एंजल पार्टिकल। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल एंजल है अपने में। तो ये नॉमेनक्लेचर से हम लोग साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये साइंटिफिक जो वर्ड्स आ जाते हैं ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स को स्ट्रॉन्ग नाम दे दिया, उससे थोड़ा वीक फोर्स है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम दे दिया। ऐसे अजीबोगरीब नाम आपको पूरे के पूरे स्पेशल फिजिक्स में तो बहुत ही मिल जाएंगे। वहीं से स्पिरिचुअलिटी काम करेगी। स्पिरिचुअलिटी अव्यक्त तरीके से काम करती है, अव्यक्त शक्तियां बहुत सारी हैं जो काम करती है। अब वही बात हो गया यहाँ प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम फिर देख लेंगे। कुंडलियों में जब ग्रह स्थितियां देखी जाती हैं तो साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी तो हमने साइंस से कॉम्प्रहेंड करा चीजों को, लेकिन साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये काम कैसे, किस फोर्सेस से करती है। ये साइंस का काम है कि उसको ढूंढा जाए। लेकिन मैं वही कहूंगा कि ये मेटाफिजिकल चीजें हैं। ये अपनी ही बात में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। ये आप कितना भी ढूंढेंगे उतना इसमें उलझेंगे, क्योंकि ये चीजें कॉम्प्रहेंड नहीं करी जा सकती है। जैसे किसी की कुंडली में बृहस्पति का चंडाल बना है, पूर्ण मांद्रिक है, तो जो चीजें उसके साथ घटित होनी है उस कारण से वो चीजें उसके जीवन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन और उसका फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है, इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाया। मैंने बताया तो कि सब कुछ इंटेंगल्ड है, फिर वही बात, एक ही पॉइंट पर सब कुछ केंद्रित है। और वो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कि कौन से ग्रह का गुरुत्व उस समय एक्टिवेटेड था। समझ रही हैं? गुरुत्व, जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन हम कहेंगे चंद्रमा का गुरुत्व एक्टिवेटेड है। कौन से ग्रह का गुरुत्व एक्टिवेटेड था, किस नक्षत्र में ग्रह विचरण कर रहा था, उस नक्षत्र के आधार पर जो पिंड होगा उसके जीवन का भाग्य और उसका शरीर, उसका सब कुछ निर्धारित होगा। कैसे? वही तो क्वेश्चन है। आपने वो तो आंसर ही नहीं किया कि हाउ आर यू सेइंग दिस, क्या प्रूफ है इस बात का?
ओके प्लैनेटरी कुछ मान लीजिए कि चलो आप जो बोल रहे हैं कुछ हद तक मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि पूरा नहीं समझ पा रही, दर्शक कितना समझ पा रहे हैं आई डोंट नो। बेसिकली श्वेता जी को ये जार्गन में फंसाने का ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, आप उसमें अलग अलग उसमें अपना टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक नॉर्मल कोई यंगस्टर है, कोई जेंजी जो हमारे इस कोई जेंजी podcast समझेगा, पे- अगर पढ़ने वाला जेंजी होगा तो समझ पढ़ने गया, बी वाला वाला जेंजी को समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मान लीजिए कि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कैसे वो असर डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। 40 फीट ऊंची बिल्डिंग से अगर आप कूदते हैं और मैं कूदती हूँ, दोनों लोग सेम फोर्स से लगभग सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। इसी तरह से ये चूंकि फोर्स स्पीड इन सब की जो हम लोगों ने पढ़ी है चीजें जो फिजिक्स में है, उस बेसिस पे वो है, वो सबको दिखता है कि कहीं से उस तरह के फोर्स जो है वो एक बराबर सब पर काम करेंगे। फिर एक ही साथ अगर बहुत सारे लोगों की जिंदगी है और एक ही तरह के वो ग्रह हैं, एक ही समय पे वो पैदा हो रहे हैं, इतने अलग अलग कैसे फिर उनका अलग अलग उनकी सारी चीजें चलेंगी, एक जैसा फिर कैसे हो सकता है कि 12 ही राशियां हैं, एक ही जैसी चीजें होंगी, ये कैसे होता है? नहीं, बात नहीं, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन सीधा नहीं। यहाँ भी आता है कि स्थान बदल जाता है, कभी भी एक स्थान पर एक ही चीज हो नहीं सकती। ये बात इसको साइंस के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे यार दोस्तों, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर रिएक्ट करना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ पर लेकर आ गई है? ओके कि सेम थिंग कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ये दोस्तों, जिसने भी 12वीं पास कर रखी है साइंस के साथ, आपको पता है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी 3 तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कोरिलेशन बताया जाता है वो पोजीशन और मोमेंटम के हिसाब से बताया जाता है। ये अलग ही चीज़ कह दे रहे हैं, और वो भी उनकी अनसर्टेनिटी के ऊपर बताया जाता है कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम होगी, और वाइस वर्सा। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये इन दोनों के बीच के कोरिलेशन है। ऐसे 2 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग और मानते हैं। मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पीचलेस हूँ कि इस बंदे ने ऐसे टर्म्स सीख के कितने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ऑल इट टेक्स कि कोई पर्सन 12वीं तक पढ़ा हो इसको अच्छे से डिबंक करने के लिए, बस 12वीं तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेम थिंग कि जैसे आपने कहा कि एक ही समय में तो इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक ही प्लेस में इतने सारे बच्चे नहीं पैदा होंगे। मैं उसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1958 में लंदन में एक रिसर्च किया गया। रिसर्च करने वाले जो थे वो जेफरी डीन थे, जो कि साइंटिस्ट भी थे और एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, यानी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी की थी और साथ साथ वो साइंटिस्ट भी थे। तो उनको भी हम ही लोगों की तरह बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और इसी वजह से उन्होंने एक रिसर्च इकट्ठा किया गया प्रैक्टिकल बात और है। 2000 बच्चों पे स्टडी। घर में आप जन्म लीजिए तो उसका जो बिहेवियर वो डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर सिर्फ शहर पूछ के आप लोग कैसे कुंडली बना देते हैं? जब शहर पूछ के कुंडली बनाई जाती है सही तो बात उसमें केवल ये डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है कि व्यक्ति का करियर कैसा ले सकता है, व्यक्ति की शादी वाला जो जीवन है इसी पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ही डिसएग्री कर जाएंगे इनसे। वो कैसा हो सकता तो है। इनका तो सबका नहीं, डिफरेंट रिजल्ट आया। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा है उस चीज को मैं यहीं पे चैलेंज करता हूँ कि 2000 माताओं का एक साथ लेबर पेन स्टार्ट करा। पहले तो ये लॉजिक और कॉमन सेंस से समझने का एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर समझने का ट्राई कर रहे हैं। आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस तरीके से एक पॉडकास्ट में बैठे बैठे। करना है एक पेपर लिखिए, उसको पब्लिश करिए वैसे, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने वो 7th क्लास वाले पेपर को पब्लिश किया कि मिल नहीं पा रहा है, उसका DOI नहीं मिल पा रहा है, वो कोई कहीं ना कहीं मिल ही नहीं पा रहा वो पेपर। इसको एक ऑथेंटिक तरीके से पब्लिश करिए और किसी प्रेडिटरी जर्नल में नहीं, किसी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में, तो उसको एक ऑथेंटिक चैलेंज माना जाएगा। ऐसा रैंडमली खड़े होकर कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। करवाया कैसे? यहाँ एक जनता भी अगर है तो इतनी बेवकूफ कोई नहीं है कि 2000 का डेटा दे दिया, 20 लोगों का डेटा होता वैसे ये है। बुक वगैरह भी पब्लिश है इनका। और ऑब्जर्वेशन भी एक पॉइंट आता है कि मैं ये तो फालतू की बातें हैं, चलो ठीक है। मैं इस पेपर के ऊपर अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आएंगे तो इस पेपर का एनालिसिस करते हुए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा जयन नालिकर और दाभोलकर जी का भी लिखा हुआ पेपर है इस चीज़ के ऊपर, स्टैटिस्टिकल स्टडी जिसमें उन्होंने की थी। उन्होंने स्टैटिस्टिकल स्टडी में ये बताया था कि एक आप कॉइन को टॉस करेंगे ना, उससे भी ख़राब प्रोबेबिलिटी होती है एस्ट्रोलॉजर्स के सही प्रेडिक्शन देने की। और ये स्टडी सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, ये स्टडी बाहर भी हो चुकी है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड से हो रखी है। उसके लिए इनको उस स्टैटिस्टिकल मेथड को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर वैलिडेशन के लिए कोई अच्छा पेपर लिखना पड़ेगा। लेकिन गिवन कि ये पेपर लिख नहीं रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। तो द बेस्ट ही कुड डू इज़ बैठे बैठे ये बोल सकते हैं। लेकिन जिस समय से ज्योतिष चला आ रहा है या जिस तरीके से उनको डिजाइन किया गया है, तो उसमें जो दूसरे प्लेनेट हैं उनके उपग्रह, उसमें से कई जो हैं वो बुध ग्रह से भी बड़े हैं उनके उपग्रह, जिसमें हम ये कि सैटर्न की बात कर सकते हैं। उनको क्यों नहीं कहीं से भी ध्यान दिया गया? उनको कहीं से भी कुंडलियों में स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्या उनका असर कहीं किसी पे नहीं पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। क्यों? मूल रूप से ग्रहों का असर पड़ेगा जिनके कारण ग्रहण लग रहा हो। शनि के उपग्रह से कभी सूर्य ग्रहण लगा है? जैसे हम अपने प्लेनेट के उपग्रह की बात नहीं, करते हैं, प्लैनेट के उपग्रह की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग ग्रह बोलते हैं तो ग्रह का मतलब जिनके कॉम्बिनेशन से ग्रह लग सकता है। एक प्लैनेट और सैटेलाइट में जो ट्रांसलेशन हुआ है उसी से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ये सारा। ट्रांसलेशन थोड़ा सा हटाइए, जो एक्चुअल ग्रह का मतलब है जिसके कॉम्बिनेशन से ग्रहण लग सकता हो। अरे तो काइपर बेल्ट से कैसे ग्रहण लग रहा है, वही मेरा सवाल है। कभी सुने हैं कि सैटर्न के चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे ग्रहण लगा हो, चंद्र ग्रहण लगा हो या सूर्य ग्रहण लगा हो? कभी नहीं लगा है। तो वैसे ग्रहण तो बहुत सारे ग्रहण तो जुपिटर की वजह से भी नहीं लगता है इन दैट वे। तो और भी ग्रह हैं जिनसे कि ग्रहण तो नहीं लगता, लेकिन उनसे, जैसे कि मान लीजिए कि बृहस्पति है, तो उससे ग्रहण तो नहीं लगेगा, लेकिन बृहस्पति से ग्रहण लगेगा। कैसे? बृहस्पति से लगा है ग्रहण, इतिहास में बृहस्पति से भी ग्रहण लगा है। सारे ग्रहों से ग्रहण लग सभी सकते हैं। ग्रहों से ग्रहण लगेगा। जो ग्रह नहीं खोजे गए थे उनके बारे में बताइए कि आपको जब उनका लगता है कि उनकी डिस्कवरी हुई है उसके बाद। शनि का भी मेरे जानने में, हमारे लग रहा है कि मेरे ही जानने में आज से 15-20 साल पहले शनि के कारण भी ग्रहण लगा था सूर्य के सामने ऐसे शनि, क्योंकि अरे तो ये एक पर्सन थोड़ी है ना नोटिस करेगा। अगर ऐसे ग्रहण होगा तो भैया ये तो पूरी दुनिया को पता होगा, ये तो रजिस्टर्ड चीज होगी थोड़ी है ना, एक एक फलाने आदमी को पता होगा। और मंडल वैसा नहीं है ना जैसा हम लोग देखते हैं कि डिस्क के जैसा चल रहा है, हाँ। कॉपी में बनाते हैं, वैसा थोड़ी है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल नहीं है, ऑल्दो आई डू एग्री कि एकदम वैसा भी नहीं है जैसा हम लोग स्टडी करते हैं, बट ये श्योरली एक प्लेन में फिर भी एग्जिस्ट करता है, उस प्लेन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये एक डिस्क मॉडल ही है इन अ वे। तो ये जो बोल रहे हैं ना, प्योर स्फेरिकल नहीं है हमारा सोलर सिस्टम एकदम से। ये स्फेयर है और इसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ्स हैं, ऑर्बिट्स बहुत ही गुथे हुए हैं आपस में। ग्रहण लग जाता है, बाकी ग्रहों से भी लगता है। जितने ग्रह नाम लिए गए हैं सबके कॉम्बिनेशन से ग्रहण क्रिएट होता है। हाँ, लेकिन उन्हीं प्लैनेट्स के अगर कोई सैटेलाइट हो तो उससे ग्रहण नहीं लगेगा, वो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो यानी कि उनके जो उपग्रह हैं उनका असर नहीं होगा किसी भी person उपग्रह का नहीं होगा, वो पूरा एज अ होल ग्रह का होगा जो ग्रहण लगाने में हेल्प कर रहा है। मतलब टिपिकल वो बात आ गई है कि मान के बैठे ये होना है, अब कुछ भी लॉजिक दे, जिसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिक एकदम तड़प तड़प के मर गई है, लेकिन फिर भी बात बोलनी है। ओके, अब उस सवाल का थोड़ा जवाब दीजिए जिस पर कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप कुछ एक डिफरेंट बता रहे थे ना, कि पहले हम मिस्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ मिस्टिकल फोर्स भी होते हैं, उसके अलावा और कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमारी कुंडली को प्रभावित करती हैं? ऑब्वियसली वो जो चीजें हैं वो अभी अव्यक्त हैं। मैंने बोला कि वो फिजिकल फॉर्म में उन चीजों को नहीं समझा जा सकता, जैसे कि ग्रेविटेशन को लोग सोचते रह जाते हैं कि ग्रेविटेशन काम कैसे करता है। आज तक लोगों को पता ही नहीं ग्रेविटेशन काम कैसे करता है। लोग इसमें झूठ मूठ में बोलते हैं कि इसमें ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो भी अभी तक हाइपोथेसिस है। अरे तो स्ट्रिंग थ्योरी भी हाइपोथेसिस थी। ये कैसे आयरनी हुई भाई, आप स्ट्रिंग थ्योरी को इतना बता गए जो एक हाइपोथेसिस है, और ग्रेविटॉन के बारे में आप फिर ये बोल रहे हैं। और बाय द वे ग्रेविटॉन भी एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। ये स्पेस टाइम जो आइंस्टाइन बोलते हैं वो भी हाइपोथेसिस है। अरे यार, इसलिए इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है कि इन्होंने पोस्टुलेट को प्रूव किया है। मैं आपको समझाता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडिया, इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस, पोस्टुलेट और थ्योरी। हाइपोथेसिस वो होता है जिसको हम लोग एक टेस्टिंग ग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन रिगरसली हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया रहता है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग थ्योरी और ग्रेविटॉन। थ्योरी वो होती है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 100% सर्टेनिटी की तरह साथ इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जो कि हो भी नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी इज अ थ्योरी। एंड थ्योरी बहुत हल्के में नहीं होता, जो कहते हैं ना ये तो सिर्फ एक थ्योरी। नो, थ्योरी हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कोई आपसे बोले ना मेरी एक थ्योरी, उससे बोलो कि यू डोंट हैव अ थ्योरी, यू हैव अ हाइपोथेसिस। और अगर वो उसको भी टेस्ट नहीं कर सकते तो वो हाइपोथेसिस भी नहीं है, वो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, वो इमेजिनेशन है। पोस्टुलेट वो होता है जो हम लोग मान के चलते हैं कि ये चीज़ सच होनी चाहिए। ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर इन्होंने सारे डेफिनेशन को, जैसे प्लैनेट्स को इन्होंने नहीं कर दिया हर कॉम्बिनेशन में इधर उधर, वैसे सारी डेफिनेशन को भी ऐसे कर दिया है। अभी तक लोगों को वास्तविक नहीं पता कि ग्रेविटेशन काम कैसे करता है, चीजें नहीं पता है, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वही ज्योतिष में, जब क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, ज्योतिष में भी रिजल्ट आ रहा है, गलत रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट को मान रहे हैं, लेकिन फिर वहां कहते हैं कि नहीं, हमें इसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो साइंस भी डिस्कार्ड करिए, साइंस में भी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट सामने है कि हाँ सामान को ऐसे। एक लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वाई, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। वो मेटाफिजिक्स वालों के लिए होता है, मेटाफिजिशियन जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट लेवल ऑफ वाई होता है उसके ऊपर हम पूरा ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेविटी क्या है, इसके 2 लेवल ऑफ वाई है। फर्स्ट लेवल ऑफ वाई के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, ज्योमेट्री है, ग्रेविटॉन से बंधे हुए हैं, ये क्वांटम लूप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ हैं। दूसरा लेवल ऑफ वाई, लेकिन ये फंडामेंटली और क्या है, वो फिलोसोफर्स का काम है।
ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं ये एक बहुत ही वेग तरीका हो गया इस चीज़ को बताने का। ऊपर से छोड़ रहा है तो नीचे गिर रहा है, लेकिन वो कैसे गिर रहा है वो साइंस अभी तक जानता नहीं है, तो इसको क्यों नहीं डिस्कार्ड कर देता है? इसकी स्टडी को डिस्कार्ड कर देता है। ट्रॉपिकल ज़ोडियाक जो है वो क्या होता है उसको आप मानते हैं? कुछ होता है जिसमें कि जैसे ट्रॉपिकल ज़ोडियाक का ही नाम लेकर के और न्यूज़पेपर वगैरह में डेली राशियां निकाली जाती हैं, उस पे लिखा होता है ट्रॉपिकल ज़ोडियाक। इन पे नहीं उस पे मानता। मैंने इन पे नहीं एक पढ़ा था मतलब ये आपस में ही एस्ट्रोलॉजर से एग्री नहीं कर रहे हैं, कभी ये इनको डिबंक करेंगे, कभी दूसरों को डिबंक करेंगे। अरे भैया तुम सब गलत हो। कि उसमें एक स्टडी है तो उसमें ये बता रहा है कि हर साल लगभग 20 मिनट वो ट्रॉपिकल ज़ोडियाक पीछे हट जाता है, यानी कि उसका स्पीड डिफरेंस हो जाता है, 20 मिनट का फर्क है। लेकिन इसके बावजूद जो है राशियां उसी तरीके से अभी भी चली आ रही हैं। लेकिन यानी कि अगर मान लीजिए कि आप 100 साल का वक्त देखें तो 100 साल में तो फिर हर साल 20 मिनट तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बावजूद जो राशियां बनाई जा रही हैं उसी ट्रॉपिकल ज़ोडियाक को ध्यान में रख के और उसी को फिर पब्लिश किया जाता है, तो इससे तो फिर मैच नहीं करेगा, तो फिर उसको चेंज क्यों नहीं किया जाता? मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली बात कर रही हैं प्रिसिशन ऑफ द अर्थ की। अर्थ जो है वो टिल्टेड है और वॉबल करती है, जिसकी वजह से ये जो देखिए एस्ट्रोनॉमी में हम लोग एक सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं सारे प्लैनेट्स को समझने के लिए। तो ये समझ के रखिए कि हर महीने मैं जो कॉन्स्टलेशन देखता हूँ ऐसा नहीं होगा कि आज से 2000 साल बाद उसी एग्जैक्ट टाइम पे वही कॉन्स्टलेशन दिखेगा, क्योंकि धरती वॉबल भी कर रही है। वॉबल करने की वजह से ये जो धरती है ये एक पीरियोडिक तरीके से ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है ये शिफ्ट होता जाता है, और ये पूरा का पूरा शिफ्ट होने का जो टाइमलाइन है ये होता है अराउंड 26,000 साल। 26,000 एवरेज नंबर है, इट्स समथिंग अराउंड 25,700 समथिंग। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज ये नंबर होता है जितने में ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो होता ये कि 100 सालों में 150 सालों में थोड़ा डिफरेंस आने लगता है। तो श्वेता जी जो यहाँ बात कह रही हैं कि आज अगर कोई कहता है कि मेरी कुंभ राशि है इस जन्म तिथि पे, तो हो सकता है कि आज से 200 साल बाद वो कुंभ राशि ना हो, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा एग्जैक्टली उसी डेट पे। ये वो बात कर रही है। ये प्योर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है और एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में बहुत यूज़ किया जाता है। हालांकि मेरी नॉलेज में एस्ट्रोलॉजर आजकल इसका भी रीज़न लेकर आ चुके हैं, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। मैं एक बात और बता देता हूँ इसमें कि जैसे आपने बोला मेरे से कि ट्रॉपिकल ज़ोडियाक जो है 20-20 मिनट बढ़ता है, एक्चुअल में पीछे की होता है। हाँ, सूर्य का जो मकर राशि में भी जाने का समय है हर साल थोड़ा आगे पीछे आगे होता रहता है। अभी देखिएगा अभी 15 वही प्रिसिजन है, वही चीज़। तारीख को मकर संक्रांति पड़ता है। पहले हमारे जानने में 14 तारीख को पड़ता था 5-6 साल पहले, 14 जनवरी। अब 15 जनवरी को मनाया जाता है। 72 साल बाद फिर वो देखिएगा 16 जनवरी को मनाया जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध के समय जब उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, उस समय की आप रचना जब देखिएगा तो उसके अनुसार जो है ये जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ता है, जनवरी में पड़ता है। ये जनवरी में पड़ने वाला मकर संक्रांति उस समय सितंबर अक्टूबर में पड़ता था। तो इस तरीके से तो होता ही है। इवन के पोल्स भी शिफ्ट करते हैं। तो ये तो जैसे नक्षत्र आदि है, पृथ्वी का घूमने का सिस्टम है आपका, इसको कहते हैं हम लोग कई बार पोलर शिफ्टिंग कहते हैं, हम लोग एक्सियल शिफ्टिंग कहते हैं। तो होता ही होता है हर 3 लाख साल में एक बार एक्सियल शिफ्ट। अरे यार 3 लाख नहीं होता है, 25,700 समथिंग होता है। एवरेज कर लो 26,000 साल में होता है। फैक्चुअली ही गलत, 3 लाख बोल दिया इन्होंने। होता है एक्सियल शिफ्ट से पुराना तो शिवलिंग भी मैंने देख रखा है। 7 लाख साल पुराना शिवलिंग जिसका जो अर्घा है वो 2 एक्सियल शिफ्ट देख चुका है। दोस्तों इस पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है, क्योंकि श्वेता जी इनसे कुछ सवाल पूछती हैं जिस पे ऑफेंड होने के बाद ऐसा कुछ होने लग जाता है। रिलीजियस नहीं, कैसे रिलीजियस पर्सन यहाँ पर एकदम भ्रष्ट वाली बात किए जा रही है। कुछ अच्छा होता है। नहीं, आपको गुस्सा आ जा रहा है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको गुस्सा आ जा रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन, अरे ब्राह्मण को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी परशुराम के ही खानदान की हूँ, लेकिन आप गुस्से पे काबू रखिए। आप कैसा रिलीजियस पर्सन है? और अब मैं सच बताऊँ तो मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं बचा है कि मैं ये सारी बकवास बातें सुन पाऊँ। मैंने जितना कमेंट हो सकता था मैंने किया है, अपने आप को पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश की, और आई होप ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी हो तो आप भी अपने आप को कंट्रोल कर पाए हो। आपका इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना है, ऐसे थिंकिंग के बारे में क्या कहना है जिसमें जार्गन इस्तेमाल किए जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, आप नीचे कमेंट में बताइए। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रिएक्शन वीडियो और बनाऊँ, डिबंकिंग वीडियो और बनाऊँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चल सके कि किस तरीके से बड़े बड़े फैंसी वर्ड का इस्तेमाल करके ये एस्ट्रोलॉजर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ट्राई करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में एक सूडो साइंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।